हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? होप अभी आप लोग का एक टेक्स्ट बुक का रीडिंग या फिर आपका जो भी रेफरेंस बुक का रीडिंग है ऑलमोस्ट एक 70% तक होने आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, जल्दी से आप अपना पूरा रिविजन अपना फर्स्ट रीड कंप्लीट कर लीजिए, देन विल बैक टू बैक विल स्टार्ट विथ रिविजन्स। यस फ्रेंड्स, आई एम विथ यू पीपल। अपन कितना हो सके उतना रिवाइज करेंगे सब्जेक्ट को, कॉन्सेप्चुअली भी कहीं ना कहीं अपन कवर कर लेंगे फ्रेंड्स। सो आज मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ, जो भी डिफरेंसेस डिस्टिंग्विश टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसका अपन एक मैराथन करेंगे आज यहाँ पे। यस फ्रेंड्स, सो दिस मैराथन वुड बी ऑन द डिस्टिंग्विश क्वेश्चंस, बिकॉज फ्रेंड्स अपना 16 मार्क का क्वेश्चन आता है यहाँ पे एंड आप लोग कुछ भी लिख के आते हो। सो आज अपन यहाँ पे फटाफट जितना जल्दी से जल्दी हो सके, थोड़ा जहां जहां मेरे को लगेगा यहाँ पे आप लोग को डिफिकल्टी होएगी वहां पे अपन थोड़ा सा डेप्थ में चले जाएंगे। बट आई इंश्योर दैट आप लोग ये ऑलरेडी पढ़ के देख रहे हैं। जब अपन ये क्वेश्चन डील कर रहे हैं, आई विल थिंक दैट व्हेन आई एम स्टार्टिंग द मैराथन, आई विल थिंक दैट यू आर अवेयर विद द प्रोविजंस, यू आर ऑलरेडी अवेयर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट the questions we'll be discussing today. So friends, ये क्या है? क्वेश्चन बैंक है विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ इसमें क्या क्या कवर होगा। सो ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंसेस आर कवर्ड इन दिस बुक। ओके, ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंसेस आर कवर्ड इन दिस बुक। उसमें प्रीवियस एग्जाम्स के भी जो भी क्वेश्चंस है वो भी कवर्ड है। एंड आंसर्स जो है, सबसे खास बात ये, आंसर्स इसके जो भी है दैट आर बेस्ड ऑन द गाइडलाइन आंसर्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स आर प्रेजेंटेड चैप्टर वाइज। यस फ्रेंड्स, एक एक चैप्टर वाइज। ये सबसे ज्यादा हेल्प कब करेगा फ्रेंड्स? आप सोचोगे कि सर आप पढ़ा रहे हो, आपके साथ साथ मैं देख लूंगा। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आप कहीं नोट भी कर लो, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ टाइम अपन ज्यादा वो कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा हेल्प अपने को जब एग्जाम अपने बहुत पास रहेगी, जैसे कल एग्जाम है या फिर जो लोग का सिर्फ मॉड्यूल 2 है, जैसे 3 दिन के बाद एग्जाम है, वो टाइम में ये बुक आपको नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करना है सो दैट अपन ये पूरे पॉइंट्स याद रख पाए। बिकॉज डिस्टिंग्विश क्वेश्चंस में थोड़ा सा मेमोराइज करना डिफिकल्ट रहेगा फ्रेंड्स। मैं आपके साथ हूं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे मेमोरी टेक्निक्स है, यहाँ पे अपन ये नहीं लगा सकते। यहाँ पे अपने को समझना रहेगा और नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ना रहेगा। मैं इतनी मेहनत करके, सिर्फ मेरे को पता है ये लास्ट अटेम्प्ट है, फिर भी मैं इतनी मेहनत करके ये बुक बनाया हूं, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। तो आप जितना हो सके इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। एंड जो भी यहाँ पे है, ये दिस इज कलर नोट्स एंड ऑल द कीवर्ड्स आर हाईलाइटेड। मैंने ब्लू कलर से पूरे कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया सो दैट व्हेन यू आर रीडिंग दिस ई बुक फॉर द थर्ड टाइम और द लाइक फोर्थ टाइम, यू वुड बी ओनली गोइंग थ्रू द ओनली हाईलाइटेड की पॉइंट्स। तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ हाईलाइटेड कंटेंट को पढ़ेंगे, ताकि एक बोलते हैं ना, एक आधे घंटे में 1 घंटे में अपने डिस्टिंग्विश के क्वेश्चंस हो जाए पूरे। एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, इंस्टीट्यूट का पेपर का जो कंटेंट है, वो इफ यू आस्क मी कि सर बहुत इजी आ रहा है क्या, नहीं फ्रेंड्स, इतना इजी नहीं आ रहा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी इट्सा के सब्जेक्ट में। सो अपना मोटो हमेशा का यही है अपना क्लासेस का, कि अर्पण बोहरा क्लासेस का मोटो एक ही है सर, कि आप एग्जामिशन ला सकते हो। तो आप पास के लिए क्यों सोच रहे हो या क्यों डाउट में हो कि अपन मेरा होगा या नहीं होगा? आई अंडरस्टैंड बहुत लोगों का इट्सा नहीं हो पा रहा, बट फ्रेंड्स यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। आप मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हो आपको पता चलना चाहिए। नहीं भी चल रहा, आप पेन पेपर लेके बैठिए, आपको पता चल जाएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। एंड जिसको भी, एंड फ्रेंड्स अनदर थिंग, एक क्या हो गया ना कि ये लास्ट अटेम्प्ट है फ्रेंड्स। सो फॉर मी एंड फॉर यू इट इज वेरी डिफिकल्ट। फॉर मी इट इज डिफिकल्ट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू, बिकॉज बहुत सारे लोगों का अभी रिक्वेस्ट आता है मेनली विथ रेस्पेक्ट टू मास्टर चार्ट्स, कि सर हमें सिर्फ मास्टर चार्ट्स चाहिए। बहुत सारे लोगों का आता है कि सर रिविजन के साथ चाहिए, रिविजन लेक्चर। जैसे अपन ने 3 से 4 चैप्टर का कवर कर लिया है, वैसे ही हमें हर चैप्टर का चाहिए, ताकि हम अपने फ्री टाइम में बस घूमते हुए इट्सा को पढ़ लें अच्छे से। एंड द ओनली इंटेंशन ऑफ रीडिंग इट्सा, जो सिर्फ जिसका एक मॉड्यूल भी है, अपना ओनली इंटेंशन यही रहेगा कि अपने को स्कोर करना है रादर देन अपने को पास होना है। एंड देन फ्रेंड्स,
द नेक्स्ट मेन रिक्वेस्ट इज विथ रेस्पेक्ट टू सर मैराथन अरेंज कर दो। यस फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा लोग अभी रिसेंटली यही चीज बोल रहे हैं कि सर अपन ये कर सकते हैं क्या। तो फ्रेंड्स, जिसको भी ऐसे लगता है कि यस सर इसकी नीड है, यू प्लीज टेक्स्ट मी ऑन 9030499151। दिस इज माई पर्सनल नंबर एंड ऑफिस का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो यू कैन रीच आउट ऑन दिस 2 numbers एंड यू कैन टेल अस। सो एक बोलते ना, एक पर्टिकुलर बहुत सारे लोग अगर ये चीज को अवेल करना चाहते हैं कि हाँ सर मैराथन लेक्चर से हमारा फायदा होगा, then yes friends, definitely I will consider and we will have a big marathon on ITSA also. So friends, let's begin अपना first chapter information technology law. Sir, no questions on differences are being asked. Yes friends, इसमें से questions different distinguished questions नहीं आ रहे हैं। तो अपने को ये इससे अपने को समझ में आ जाएगा अपने को distinguished questions को कौन से chapters को कवर करना है एंड डिस्टिंग्विश क्वेश्चंस जब आते हैं अपने को कौन से पैटर्न में आंसर्स लिखना है। नाउ कमिंग टू चैप्टर 2 इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन अपना आज का डिस्कशन का ये है कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। सो ही इज आस्किंग टू डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन एंड सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, एक बार याद करिए ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन और सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन क्या था। अपन ने पढ़ा था इंफॉर्मेशन सिस्टम का, आप रिविजन लेक्चर देख लो। उसमें टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन में ये था कि टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, चलो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ गया तो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या थे, याद आया कुछ? F&A, O&S, P&S। तो ये क्या था? F&A क्या था फ्रेंड्स? फैक्चुअल एंड एनालिटिकल, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो अभी क्वेश्चन किस पे आया? ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो उसने सिर्फ ये वाले पॉइंट को लेके एक डिस्टिंग्विश क्वेश्चन बना दिया फ्रेंड्स। इंस्टीट्यूट ने सिर्फ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव जो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको लेके क्वेश्चन बना दिया। तो अपने को आंसर अपने को पता है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन क्या है? ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन इज समथिंग विच इज विदाउट बायस एंड सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन इज विथ ओपिनियंस। तो फ्रेंड्स, अपने को ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन में क्या लिखना है? These are without bias, that is these are not influenced by personal feelings, interpretations, prejudice, etc. And these are clear cut and to the point. ये सीधा clear cut and to the point रहते हैं। जैसे number of states in India, अगर आप पूछोगे तो that is fixed. Whereas subjective information, friends, it includes opinions, personal viewpoints, evaluations which is existing in mind. यानी दिमाग में तरह तरह के ख्याल चलते ही रहते हैं। सो दैट इज ऑल सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। आपको पढ़ाई के लेके जितने भी ख्याल आते हैं, वॉट एवर विच रन्स इन टू योर माइंड, इट इज ऑल सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। जैसे एग्जाम्स पोस्टपोन होगी या नहीं होगी वॉज ए सब्जेक्टिव वन। आज अगर एग्जाम्स पोस्टपोन हो गई, दैट इज एन ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। अगर लाइव एग्जाम्पल आपको बताऊं तो फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन के लिए एग्जाम्पल क्या है? तो दैट इज एवेल्युएशन ऑफ ए कोर्स बेस्ड ऑन कमेंट्स बाय स्टूडेंट्स। ये तो छोड़ दो, एक बेस्ट एग्जांपल बोलता हूं, बुक माई शो, आप लोग का फेवरेट बुक माई शो में जो भी रिव्यूज देखते हो आप, दैट इज ऑल सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। किसी के भी आप ये फैकल्टी की क्लासेस कैसी है, आपके सीनियर से आप पूछे होंगे, वॉट एवर इट इज, दैट इज ऑल अ सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, दैट इज बेस्ड ऑन वंस ओपिनियंस, पर्सनल व्यू पॉइंट्स। फ्रेंड्स, समझ में आ गया? तो व्हाट ही हैज आस्क्ड, उन्होंने एक ब्रीफ लिख दिया आंसर का एंड देन दे हैव एक्सप्लेन्ड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, दैट्स इट। आपको इसमें ज्यादा कुछ लगा, आप बरोबर से ये 4 चीजें लिख के आ जाओ फ्रेंड्स, 4 मार्क्स अपने झोली में, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर व्हाट क्वेश्चन इज विद रेस्पेक्ट टू व्हाट इज टैक्टिकल मैनेजमेंट, व्हाट इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट। पहले अपन सिर्फ समझेंगे कि वो पूछा क्या है। ही इज आस्किंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्टिकल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, टैक्टिकल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट अपने को पता है। ये तो टैक्टिकल मैनेजमेंट क्या थे, एक बार अपन क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेते हैं साथ में। तो 3 टाइप के थे क्वेश्चन। क्या था? जब वहां पे इंफॉर्मेशन नीड्स एट वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, साथ साथ अपन रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही अपने को कनेक्ट करना रहेगा इट्सा को अपने को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या था? टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल। तो फ्रेंड्स, मिडिल लेवल को अपन टैक्टिकल लेवल भी बोलते थे, राइट? टैक्टिकल मैनेजमेंट। एंड
टॉप मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो अभी का क्वेश्चन क्या है, टैक्टिकल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट, यानी मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल को बोल रहा है ये। तो फ्रेंड्स स्टार्ट अपन डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, कभी भी अगर जैसे फ्रेंड्स आपको टेबल में करना है ना एंड आपको ऐसे लग रहा है कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, तो वन ऑफ द बेस्ट वे वुड बी सर ऐसे ही अपन लास्ट के वीडियो तक अपन डिस्कस करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि अर्पण सर ने वीडियो डाल दिया, मैंने देख लिया डिस्टिंग्विश के ऊपर वीडियो आ गया एंड अब मेरे को लास्ट डे पे करना है। नो फ्रेंड्स, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको ये वीडियो बहुत बार देखना रहेगा, तभी अपने दिमाग में बैठेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड तभी अपने, अगर आप भूल भी गए एकदम से कभी कभी ऐसे याद आ जाएगा कि हाँ ये वाला पॉइंट था, ओके ऑपरेशनल, ओके डन ऑपरेशनल में ये वाला था एंड मैं ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट को ये वाला था। तो अपने को ये n नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ना रहेगा फ्रेंड्स। तो व्हाट यू विल डू इज टैक्टिकल लेवल, ऑपरेशनल लेवल। तो पहले कभी भी ऐसे आया तो आप देखना ऐसे मीनिंग कुछ लिख सकते हैं क्या अपन, यू डिस्टिंग्विश बेस्ड ऑन मीनिंग, देन एग्जाम्पल आप इतना लिख दीजिए फ्रेंड्स, कभी भी कोई डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आया एंड देन बेस्ड ऑन द की पॉइंट्स, उसके की पॉइंट्स क्या क्या थे सब लिखिए। आई एम नॉट आस्किंग यू कि ऐसे ही लिखो, बट दिस इज द बेस्ट वे टू प्रेजेंट द पेपर। मीनिंग लिख दो, एग्जाम्पल लिख दो एंड देन बैलेंस पॉइंट्स, मीनिंग लिख दो, एग्जाम्पल लिख दो एंड देन बैलेंस पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स टैक्टिकल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। टैक्टिकल मैनेजमेंट, यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है अपने को याद रखने के, की पॉइंट्स क्या है, मैनेजमेंट हायरार्की, एक्टिविटीज, डेवलप्स, डिसीजन मेकिंग, एग्जाम्पल। तो अपन ने मीनिंग यहाँ पे लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दिया कि ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट हायरार्की क्या है, मिडिल लेवल है, ये लोअर लेवल के लिए है। आप ये भी लिख सकते हो कि दिस इज यूज्ड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट, दिस इज यूज्ड बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट। आप अपने तरीके से आंसर लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ensure that key points are being given, that हाँ एग्जामिनर को समझ में आए कि आपको आता है। आप एक ही पॉइंट को घुमा फिरा के अपने आप को नहीं लिखना है। एंड देन व्हाट इज इट इज लाइक स्ट्रैटेजिक, यहाँ एक्टिविटीज क्या है, इट रिसीव स्ट्रैटेजिक ऑर्डर्स फ्रॉम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एज जनरल डायरेक्टिव्स। लोअर मैनेजमेंट का क्या रहेगा, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। इट डेवलप्स, टैक्टिकल में इट डेवलप्स टैक्टिक्स, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज having which needs strategic directives. It makes decisions concerning narrow time span, यानी day to day basis. The decision making at this level is semi structured. यहाँ पे decision making किसके लिए है, लेवल क्या है, semi structured है, and यहाँ पे structured difference. Example Delhi NCR के stores, pantaloons के, and with respect to operational management is Big Bazaar store to stock up its weekly inventory of FMCG. जो इन्वेंट्री डे टू डे एक्टिविटीज जो भी बिग बाजार का होता है, दे हैव टेकन एग्जांपल ऑपरेशनल मैनेजमेंट पे। टैक्टिकल मैनेजमेंट पे दे आर टेलिंग कि बेस्ड ऑन मेरे को कितने लोग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट टैक्टिकल मैनेजमेंट करेगा। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट इज विथ रेस्पेक्ट टू ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। अब क्वेश्चन क्या पूछा, ओपन सिस्टम एंड क्लोज्ड सिस्टम। सो फ्रेंड्स याद करो, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम पहले तो था क्या, क्योंकि ये आप 30 सेकेंड्स दे देना एग्जाम या 10 सेकेंड्स दे देना, पर अपना रॉन्ग लिखने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ पूछेगा, आप आंसर कुछ लिख के आओगे। सो ये वाला था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, अब याद आया क्या था, ऐसे अपन पढ़े थे बुक में। फ्रेंड्स याद करो, मैं आपके लिए ही थोड़ा स्लो जा रहा हूं कि आप के फ्रीक्वेंसी के साथ मैं मैच करूं। दो आप, मेरे को पता है आप लोग पढ़ लिए हैं, आपको सारे पॉइंट्स आते हैं, बट फ्रेंड्स प्लीज इट इज फॉर अस एंड अपने को पास होना है, ये लास्ट अटेम्प्ट है एंड वी हैव टू पुट ऑल द एफर्ट्स फ्रेंड्स। तो ये क्या था, लार्ज सिस्टम एंड स्मॉल सिस्टम, फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट, ओपन एंड क्लोज्ड, नेचुरल एंड मैनमेड। तो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन किस पे आ गया, ओपन एंड क्लोज्ड। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सिस्टम। अगेन यू हैव टू रिमेंबर इट इज टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन अभी इस पे आया तो जरूरी नहीं यही क्वेश्चन रिपीट होगा। तो मैं
आपको क्यों लिंक करा के पढ़ा रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स कल के दिन इस पे भी अपने को एग्जाम में बैठे बैठे अपने को क्वेश्चन आ सकता है। तो जब आप ये आंसर्स भी पढ़ोगे ना, टाइप्स ऑफ सिस्टम हो गया, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, या टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, यू हैव टू रीड इट इन सच ए वे दैट अगर इसके ऊपर डिस्टिंग्विश टाइप के भी क्वेश्चन आ गए तो भी आई विल बी एबल टू राइट। तो फ्रेंड्स कमिंग टू ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, अपने को पता है फ्रेंड्स ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, बट अपने को यही पॉइंट्स लिख के आना है, यही यानी की पॉइंट्स तो यही चाहिए फ्रेंड्स। तो ओपन सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम रेफर्स टू सिस्टम्स दैट इंटरैक्ट विद अदर सिस्टम और आउटसाइड एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स की पॉइंट क्या है, आउटसाइड एनवायरनमेंट, रेफर टू, ये रेफर टू वाला देखना है कि ये आउटसाइड एनवायरनमेंट का है, एंड दिस इज क्लोज्ड, दिस इज नॉट इंटरैक्टिंग विद आउटसाइड एनवायरनमेंट। Open system allow users to contribute. Open system allows user to contribute, manipulate, edit, use, reuse, and sometimes actually create the content or the actual programming of the system. Closed system का क्या है friends, वही it allow users to use the content as it is, as is minimal modification के साथ करेगा friends। ये क्या है, ओपन सिस्टम क्या है फ्रेंड्स, कोलैबोरेटिव अप्रोच है, कोलैबोरेटिव यानी मिलजुल के, एंड डिस्क्रीट अप्रोच है फ्रेंड्स। क्लोज्ड सिस्टम का क्या है, डिस्क्रीट अप्रोच है। एग्जांपल क्या ले रहे हैं फ्रेंड्स, ये इंस्टीट्यूट ने एग्जांपल क्या दिया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओपन सिस्टम यानी अपन खाते हैं, करते हैं सब, दैट इज लाइक एन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ओपन सिस्टम। सिमिलरली सम ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूम रॉ मटेरियल्स। इवन एक और एग्जांपल क्या है फ्रेंड्स ओपन सिस्टम का, इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल कंज्यूम करेगी, इट प्रोसेस इट एंड कम्स आउट विद अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो जो फिनिश्ड गुड्स है एंड जो पोल्यूशन है एज अ रिजल्ट, दैट इज नथिंग बट एन ओपन सिस्टम। तो रॉ मटेरियल लेके अपन ने एमिट क्या किया, फिनिश्ड गुड्स एंड पोल्यूशन, डिस्क्रीट। और वही क्लोज सिस्टम का एग्जांपल फ्रेंड वॉच, क्योंकि आप कुछ भी कर लो वैसे ही समय वैसे ही चलेगा। दैट इज वाई आई टेल टाइम इज मनी। आपको पता नहीं चल रहा फ्रेंड्स, बट एक अटेम्प्ट की वैल्यू, आप एक बार पास हो जाओ, आप एक बार पास हो जाओ, आपको पता चलेगा 6 महीने की वैल्यू क्या थी। आपको पता नहीं चल रहा अभी आप क्या कर रहे हो, देखते देखते 6 महीने 1 साल खत्म हो जा रहा है, एंड आप लोग ऐसे है कि ठीक है कर रहे हैं, ये नहीं अमेंडमेंट्स पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। फ्रेंड्स अगर आप 6 अटेम्प्ट दे रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ये अटेम्प्ट में 6 महीने की जो भी ताकत है आपकी, 6 महीने का जो भी मेहनत लगने वाली है, एक ही अटेम्प्ट में देते हैं, ये ओल्ड सिलेबस से बाहर निकलते हैं फ्रेंड्स। So again coming to the subject, open systems are more flexible and whereas closed systems are rigid largely। तो ये फ्रेंड्स ये रिजिड है। एग्जाम्पल क्या है क्लोज सिस्टम के, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जो भी अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सब। एंड ओपन सिस्टम का क्या है, फेसबुक, बिकॉज यू कैन इंटरैक्ट, यू कैन कमेंट, यू कैन अगेन टेक्स्ट इट, सो दैट इज वाई इट इज एन ओपन सिस्टम। वेराज क्लोज सिस्टम वेब पेजेस, वो एक बार जो डाल दिया बस वही डाल दिया, यू कैन नॉट, अगर आप मैं वेबसाइट में जाके आप मेरे वेबसाइट में अबाउट मी के ऊपर आपको कुछ लिखना है ना, आपको मैं लिखने ही नहीं दूंगा, दैट इज ए क्लोज्ड सिस्टम। बट whereas in my Facebook profile or Facebook something you can write it, there is a comment option given, that is a major difference between an open system and a closed system, right? Let's move it to the next chapter now। तो फ्रेंड्स अपना चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन सिस्टम खत्म हो गया फ्रेंड्स। अब चैप्टर नंबर 3, अगर आप मेरे को बोलोगे सर डिफिकल्ट है, सर आप एक बार आपके पहले के पेपर्स मंगाइए, आप देखिए आपने किस तरह से आंसर लिखा है। पढ़ते टाइम सब अच्छा लगता है, इट्सा का वही तो है फ्रेंड्स। एथिक्स का तो पढ़ते टाइम भी अच्छा लगता है, लिखते टाइम भी अच्छा लगता है। इट्सा का ऐसा है कि पढ़ते टाइम चल जाता है फ्रेंड्स, सब चल जाता है। आपको सिर्फ 2-3 चैप्टर में ऐसे लगेगा कि हाँ सर डीबीएमएस, सिस्टम ऑडिट, ये सब चैप्टर्स में ही दिक्कत आ रही है। बट अदरवाइज इफ यू आस्क मी फ्रेंड्स, यस डिफिकल्ट है फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अपने को यही लिख के आना है। एंड इट्सा का पढ़ने का तरीका भी थोड़ा अपना अलग होना चाहिए, क्योंकि अपन लास्ट टाइम अभी जो पढ़ रहे हैं वही तरीके से पढ़े तो अपना क्लियर नहीं हुआ, तो अपने को कुछ ना कुछ नया अडॉप्ट करना पड़ेगा। यस फ्रेंड्स, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं अपन कंप्यूटर हार्डवेयर। आप बोलोगे रैम सर, मुझे रैम नहीं पता क्या, मैं तो 5th क्लास से रैम पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। फ्रेंड्स आप कितने भी पढ़ते हुए आओ, आप पढ़ते टाइम पे रैम रोम का डिफरेंस भी मिलेगा आपको, टेक्स्ट बुक में रैम भी मिल जाएगा, रोम नीचे मिल जाएगा। आप 5th क्लास से पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, बट बिलीव मी समवेयर इट इज बिकमिंग ए चैलेंजिंग and it is the last attempt, so I'm asking you to please put all your efforts and read। चलो आ जाओ सब्जेक्ट में दोस्तों, ज्ञान की बातें बहुत हो गई।
चलो सब्जेक्ट पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज RAM, रैम आप सुने ही होंगे, एंड देन कैश मेमोरी। यस फ्रेंड्स, कैश मेमोरी, इट इज प्रोनाउंस्ड एज कैश। सो फ्रेंड्स इसके रिलेटेड पॉइंट्स, सो रैम क्या है फ्रेंड्स, आप पढ़े ही हैं अपन बचपन से, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं लूंगा, कैश मेमोरी में समझा दूंगा कैश मेमोरी। तो फ्रेंड्स रैम क्या है, रैम इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज एंड दैट कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली। ये क्या है, रैम रोम दोनों भी एक स्टोरेज मेमोरी से। तो रैम क्या है फ्रेंड्स, एक्सेस्ड मेमोरी है। रैम इज अ रीड राइट मेमोरी, आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। एंड रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, और यह डेटा विल बी लॉस्ट वंस द पावर इज टर्न्ड ऑफ। यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी, उसको चेंज भी कर सकते हो, एंड यू कैन स्टोर द डेटा। बट एक बार अगर पावर चले गया, एक बार पावर ऑफ हो गया, देन जो भी डेटा था वो लॉस्ट हो जाता है दोस्तों। अब आ जाइए, अपन साथ ही साथ रोम भी पढ़ लेंगे, ये क्वेश्चन होते हैं, अपन रोम भी पढ़ लेंगे, सो दैट रैम और रोम अपना वापस और क्लियर हो जाएगा बेटर वे में। फ्रेंड्स कैश मेमोरी, कैश मेमोरी क्या है फ्रेंड्स, इट इज अ ब्लॉक ऑफ हाई स्पीड मेमोरी। इसको अपन एक बफर मेमोरी बोल के बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लियरली में समझाने के लिए अपन थोड़ा यहाँ पे इसको देख लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, कैसे भी टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट ज्यादा देंगे, पर जो भी पढ़ रहे हैं, आई नो आपको ये आता है कैश मेमोरी। मेरे को लगता है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को यहाँ दिक्कत होएगी, इसीलिए 2 मिनट उन स्टूडेंट्स के लिए जिसको मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे टाइम दीजिए एंड सीखेंगे फ्रेंड्स। अपन यहाँ पे इस बार अपना इच्छा क्लियर होना है। तो फ्रेंड्स कैश मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी इज प्रोनाउंस्ड एज कैश मेमोरी एंड इट इज अ बफर मेमोरी फ्रेंड्स। तो ये क्या है, इट इज अ ब्लॉक ऑफ हाई स्पीड मेमोरी। यहाँ पे क्या है, इट इज अ ब्लॉक ऑफ हाई स्पीड मेमोरी। फ्रेंड्स कैश मेमोरी कितनी होती है पता है क्या, 2 MB, 8 MB, मैक्सिमम 12 MB, दैट्स इट। आप बोलेंगे सर इतना सा, तो मैं बोलूंगा फ्रेंड्स इतना सा 12 MB यानी इट इज लाइक समथिंग हाईएस्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये सिर्फ 12 MB एंड इतना क्या रोल प्ले करती है फ्रेंड्स, दिस इज ए वेरी टेम्पररी मेमोरी। जो भी आप यूज करते हो रिपीटेडली, तो द टेम्पररी फाइल्स गेट स्टोर्ड इन कैश मेमोरी। जो भी आप यूज करते हो, वेदर इट इज इन योर डेस्कटॉप और वेदर इट इज इन योर एंड्रॉयड मोबाइल, आप कभी देखना, आप मेमोरी जब आप डिलीट करने जाओगे ना, मेमोरी स्पेस या फोन स्पेस फ्री करने जाओगे ना कहीं कैश मेमोरी में थोड़ा सा अमाउंट ऑफ MB पड़ा होगा। तो आप बोलोगे सर एंड्रॉइड में तो बहुत ज्यादा स्पेस लेता है कैश मेमोरी। ये जो मैं बात कर रहा था दोस्तों, ये डेस्कटॉप का था। मोबाइल एप्लीकेशन इसलिए क्योंकि अपनी आदत है, अपन मोबाइल ज्यादा यूज करते, तो लिंक करने के लिए मोबाइल बोल दिया मैंने। तो एंड्रॉइड मोबाइल पे जो भी था दैट इज अ कैश मेमोरी। तो ये क्या है फ्रेंड्स, एक टेम्पररी फाइल से कि कंप्यूटर को फर्स्ट कभी भी रहेगा ना, इट विल गो एंड आस्क कैश मेमोरी कि तेरे पास ये ऑलरेडी है क्या। अगर कैश मेमोरी में नहीं रहेगा देन इट विल गो टू रैम। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूं मैं। पहले ये देखो, ये क्या है, 2 फास्ट मेमोरी चिप्स है कैश मेमोरी में। देयर आर 2 फास्ट मेमोरी चिप्स, वन इज L1 एंड द सेकेंड वन इज L2। तो L1 कैश मेमोरी, L2 कैश मेमोरी। L1 क्या है फ्रेंड्स, इट इज फास्टर, L1 इज फास्टर। L2 क्या है फ्रेंड्स, इट इज दो इट इज फास्टर, इट इज स्लोअर देन L1 कैश मेमोरी। L1 का ये मेमोरी किस में रहेगी, CPU में, और L2 वाली कैश मेमोरी में मदरबोर्ड में रहेगी दोस्तों। अब ये जो मैं बोल रहा था, अब फ्रेंड्स इसको कैसे ये करना है, डेस्कटॉप है अपना, L1 जो भी इंफॉर्मेशन डेस्कटॉप को चाहिए रहेगी, CPU को चाहिए रहेगी, इट विल गो एंड इट विल फर्स्ट आस्क L1 कैश मेमोरी कि तेरे पास ये फाइल्स कुछ है क्या। नहीं है तो इट विल गो एंड आस्क L2, फिर भी नहीं है देन इट विल गो एंड आस्क रैम। समझ में आया फ्रेंड्स। ये एग्जांपल, थोड़ा और एग्जांपल देके समझाता हूं कि एक स्टूडेंट है या फिर आप ऑफिस में जब काम कर रहे हो, जब आपको फाइल चाहिए रहती है, फर्स्ट आप कहां पे देखते हो, फाइल क्लोजली आपके डेस्क के ऊपर। तो ये फाइल नहीं है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट फाइल जिस पे आप काम कर रहे हो वो आप आपके आजू बाजू में रखते हो, वहां पे भी नहीं है तो ड्रॉर में या शेल्फ में कहीं है आपके आजू बाजू, जहां आपका हाथ पहुंचता है वहां तक आप रखते हो, वहां पे भी नहीं है तो फिर यू विल गो एंड सर्च इन अदर कैबिन और द वर्ड बॉक्स। तो फ्रेंड्स यही है, नथिंग बट एक छोटा सा कैश मेमोरी का एग्जाम्पल। पूरे पॉइंट्स कवर हो गए फ्रेंड्स बेस्ड ऑन दैट।
Now the question is primary storage and secondary storage. Now the question is primary storage and a secondary storage. So primary storage अपन को क्या करना है फ्रेंड्स, इट इज इन द टेबल फॉर्म. तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, समझेंगे कि प्राइमरी स्टोरेज क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, एंड देन विल गिव इट एन एग्जांपल एंड देन बाकी के पॉइंट्स. तो क्या है फ्रेंड्स, प्राइमरी स्टोरेज क्या है, दिस आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज, दिस आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज. तो अपना ये हो गया मीनिंग. ओके तो नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपने को एग्जांपल देना था. तो प्राइमरी का तो क्या हो गया, ये मेन मेमोरी है. इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, टेप्स, फ्लॉपीज, हार्ड डिस्क, जो भी बैकअप के लिए और अपन एक्सिलरी मेमोरी के लिए रखते हैं, दैट इज नथिंग बट ए सेकेंडरी मेमोरी. तो जो भी आपके सिस्टम में है, जो भी ये सब है, वो सब प्राइमरी मेमोरी है. जो भी आप हार्ड डिस्क यूज करते हैं, जो भी अपन पेन ड्राइव्स यूज करते हैं, यूएसबी हार्ड ड्राइव्स, दिस आर नथिंग बट सेकेंडरी स्टोरेजेस. आपको पता है, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स ऐसा ही है फ्रेंड्स, अपने को पता होता है बट वी नीड टू. सो नेक्स्ट प्राइमरी का क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट कीवर्ड इज कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्राइमरी स्टोरेज के, दे आर वोलेटाइल, रैंडम एक्सेस मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी सच एज रोम, रीड ओनली मेमोरी. एंड सेकेंडरी का स्टोरेज का नॉन वोलेटाइल है, दे कंटेन प्रोग्राम एंड डेटा दैट इज करेंटली बीइंग यूज्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर. दिस आर यूज्ड फॉर बल्क स्टोरेज. दिस मेमोरीज आर फास्ट, ये फास्ट होती है, ये स्लो है. दैट्स इट फ्रेंड्स. तो क्या हो गया, मीनिंग हो गया. देन नेक्स्ट व्हाट विल राइट इज एग्जांपल. देन वी कैन राइट वोलेटाइल, देन वी कैन राइट स्लो फास्ट एंड देन यूज्ड फॉर. खत्म फ्रेंड्स. आप ऐसे फ्लो बना के पढ़ेंगे अपन एंड अपने को ये याद हो जाएगा फ्रेंड्स. अब मैं बोल रहा हूं ना, एक बार बस चलते फिरते अपने को ये वीडियोस देखना है एंड अपने को इस इट्सा में मार्क्स लेके आना है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेन फ्रेम कंप्यूटर. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेन फ्रेम कंप्यूटर, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर. यस फ्रेंड्स, स्टार्ट. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या है, लार्ज साइज्ड है. They are multi-user computers that can be execute multiple programs concurrently. These are multi-user computers. ये क्या है, multi-user, एक कंप्यूटर को 2 से 3 जने भी यूज कर सकते हैं एंड ये मल्टीपल प्रोग्राम्स कॉन्करेंटली चलते भी है इसके ऊपर. देन नेक्स्ट कीवर्ड इज कैन परफॉर्म. ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट एक्शंस, प्रोसेसेस एट द सेम टाइम. ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज होते हैं फ्रेंड्स. such processing organization like payroll, critical backend, stock exchanges, data warehousing, यहाँ पे सब में यूज होता है. मेन डिफरेंस क्या है बिटवीन ए सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, दैट a supercomputer channels all its power into executing a few programs as fast as possible. ये क्या करेगा सुपर कंप्यूटर, जो उसको अभी अपन इंस्ट्रक्शंस देंगे वो उस पर बैठ जाएगा. दैट इट विल प्रोसेस few programs as fast as possible. Whereas mainframe कंप्यूटर क्या करेगा, is uses its power to execute many programs concurrently. ये सब प्रोग्राम्स को कॉन्करेंटली चलाते रहेगा. सुपर का कंप्यूटर जो अपन इंस्ट्रक्शंस देंगे वो प्रोग्राम को पहले फास्टेस्ट पॉसिबल वे में कंप्लीट करने का ट्राई करेगा. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पावरफुल है एंड दे कैन एग्जीक्यूट इन ए सिंगल एंड फास्टर देन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पावरफुल है बिकॉज दे आर लाइक they support simultaneous programs, but supercomputers can execute a single program faster than a mainframe computer. Done friends, right. एक बार वापस रिवाइज करना है. लार्ज साइज हो गया, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है, चैनल कैसा है एंड देन एग्जीक्यूशन का मेथोडोलॉजी. 4 पॉइंट हो गए फ्रेंड्स. प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी अभी अपन ने पढ़ा. सेम क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ. वी कैन राइट मीनिंग हो गया, एग्जाम्पल हो गया एंड देन वोलेटाइल, यूज्ड स्लो एंड फास्ट एंड बल्क स्टोरेज यूज के लिए क्या है. देन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज एनालॉग कंप्यूटर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनालॉग कंप्यूटर्स एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन डिजिटल कंप्यूटर्स. लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स. एनालॉग कंप्यूटर्स प्रोसेस मेजर्ड डेटा. एनालॉग कंप्यूटर्स क्या प्रोसेस करेगा, मेजर्ड डेटा को. डिजिटल कंप्यूटर क्या करेगा, ये बाइनरी केस में है, बाइनरी नंबर 0 1. सो ए डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस डिस्क्रीट डेटा. ओके, एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क ऑन कंटिन्यूअस वैल्यूज.
एनालॉग कंप्यूटर्स क्या करेगा, कंटिन्यूस वैल्यूज पे वर्क करेगा. डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क ऑन डिस्क्रीट वैल्यूज. एनालॉग कंप्यूटर्स यहाँ पे लो मेमोरी है, यहाँ पे वेरी लार्ज मेमोरी रहेगी. डिजिटल कंप्यूटर्स में यहाँ पे स्पीड स्लो रहेगी, यहाँ पे स्पीड फास्ट रहेगी. फ्रेंड्स ये लेस रिलायबल रहेगा, ये मोर रिलायबल रहेगा डिजिटल कंप्यूटर्स अपना. दे आर यूज टू कैलकुलेट और मेजर एनालॉग क्वांटिटीज लाइक स्पीड, टेम्परेचर. जहां भी स्पीड, जहां भी टेम्परेचर मेजर करना रहेगा, वी विल यूज एनालॉग कंप्यूटर्स. डिजिटल कंप्यूटर्स कहाँ यूज करेंगे, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, सॉल्व करना है, वहां पर डिजिटल कंप्यूटर्स यूज करेंगे. एनालॉग कंप्यूटर्स क्या है, लेस एक्यूरेट है एंड एनालॉग कंप्यूटर्स स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज आते हैं. एक बार अपन देख लेते हैं अपने को. सर आप मेरे को बोलोगे सर मैं एग्जाम में ये पॉइंट्स लिख के आ सकता हूँ, मेरे को पता है, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है. फ्रेंड्स याद भी रखना है, ये याद रखना. इजी मेमोराइज करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर्स फ्रेंड्स ऐसे होते हैं. तो लाइक लार्ज इन साइज यू कैन राइट, एंड देन डिजिटल कंप्यूटर्स तो अपने को पता है कैसा है फ्रेंड्स. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस आर लाइक, ये बोलते एक और एनालॉग कंप्यूटर्स लाइक पेट्रोल पंप, इफ यू आर अवेयर. तो उसमें मेजर्ड क्वांटिटी है फ्रेंड्स, 1 लीटर, 100 रुपीज, ये सब. तो वहां पे भी कहीं ना कहीं बैकएंड में एनालॉग कंप्यूटर्स ही होते हैं. नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब एंड ट्रांजिस्टर्स. Distinguish between vacuum tubes and transistors. Vacuum tubes were used in first generation computers for circuitry. Okay, they were expensive. Vacuum tubes क्या है friends, expensive है. And then the vacuum tubes looked like, कैसे दिखते थे friends, electric bulbs की तरह. Its purpose was to act like an amplifier and a switch. तो अपने को सिर्फ फ्रेंड्स वैक्यूम ट्यूब्स क्या है, फर्स्ट जनरेशन में यूज होते थे, बहुत एक्सपेंसिव है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स की तरह दिखते थे, एंड देन एम्पलीफायर एंड स्विच की तरह अपन पर्पस में लेते थे वैक्यूम ट्यूब्स को. सेकेंड जनरेशन में क्या यूज करे फ्रेंड्स अपन, ट्रांजिस्टर्स. ओके, तो ये चीपर थे, लेस पावर कंज्यूम करते थे, मोर कॉम्पैक्ट इन साइज, मोर रिलायबल, फास्टर, लाइक बहुत सारे बेनिफिट्स. दो अगर ये सेकेंड जनरेशन का है तो ये बेनिफिट्स तो रहेंगे ना फ्रेंड्स. एंड देन द ट्रांजिस्टर्स स्टिल जनरेटेड a great deal of heat that subjected the computer to damage. It was a vast improvement over the vacuum tube. Okay friends, अब अपना आ गया क्वेश्चन रैम एंड रोम. तो पहले फ्रेंड्स स्टैंड फॉर लिख दो. stands for random access memory, stands for read only memory. volatile अपन पढ़े थे, याद आ गया. RAM is volatile, it is non volatile. definition friends, random access memory, RAM is a form of data storage. is क्या है, form of data storage that can be accessed randomly at any time in any order and from any physical location. रैम को अपन कहां से, कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. इसका बोलने का मतलब रैम को हम कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. whereas ROM is a form of memory which is used for storing programs. as the name suggests, it can only be read but not altered. friends types, रैम दो टाइप के हैं, डायनामिक, स्टैटिक. whereas ROM is of 3 types, PROM, EPROM, EEPROM. Friends, use RAM allows the computer to use the data quickly to run applications in application. It allows readings and writing. बोल तो यूज वही है फ्रेंड्स कि ये रीड और राइट कर सकता है, ये ओनली रीड करेगा. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. वापस आ गया फ्रेंड्स, लकी एनफ. फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर तो अपना हार्डवेयर भी हो गया फ्रेंड्स, डन. तो नेक्स्ट चैप्टर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो फ्रेंड्स अगेन वापस क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार याद कर लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, राइट. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है फ्रेंड्स, जो मैनेज करता है, सपोर्ट करता है कंप्यूटर के रिसोर्सेस को, ऑपरेशंस को, राइट. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है फ्रेंड्स, याद करो, अपना लेक्चर याद करो. सिस्टम, ओके सॉरी मैं अपलोड नहीं किया अभी तक. सिस्टम, जो फ्रेंड्स हु आर सब्सक्राइब्ड टू आवर थिंग, इट इज फॉर यू. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, it will act as a bridge. System software, what it will do, it will act as a bridge between hardware and application software.
सो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, मैनेज करेगा, सपोर्ट करेगा कंप्यूटर के रिसोर्सेस को एंड ऑपरेशंस को, राइट समझ गए। जो भी कंप्यूटर लाइक नथिंग, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट मेनली है सीपीयू, इट्स रिवॉल्व्स अराउंड मेनली सीपीयू। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट इट। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या बोला हुआ, इट इज अ प्रोग्राम दैट मैनेजेस एंड सपोर्ट्स द कंप्यूटर रिसोर्सेस एंड देयर ऑपरेशंस. It executes various tasks such as processing data and information, controlling hardware components, and allowing users to use the application software. It functions as a bridge between hardware and application software. It is made up of many control programs, including operating system, communication software, database manager. An application software cannot run without a system software. This is very important friends. System software रहेगा तभी बाकी की चीजें रहेगी, right? तो application software cannot run without a system software. तो system software movie है तो application software trailer है, movie है तो तभी trailer है. तो application software क्या है friends? इट इज़ लाइक पावर पॉइंट, क्रोम, जो भी एक्सटेंशंस है या फिर अदर अपने को यूज में आते हैं डेली बेसिस पे, दैट ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स कॉमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जॉब्स फॉर एंड यूजर्स. दिस डू नॉट रिक्वायर application software do not require advanced level computer skills and allow users to do things like creating text documents, playing video games, etc. समझ गए फ्रेंड्स? तो MS ऑफिस अपना पूरा जो भी है ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट फ्रेंड्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन. तो अपन कैसे वापस मीनिंग, एग्जाम्पल, देन रिलायबिलिटी एंड देन पर्पस. ओके, सो मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? प्राइमरी इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और herself for a specific purpose, right? ये क्या है friends? Primary information, secondary information, and second information collected by someone else for some other purpose but being utilized by investigator for another purpose. Example, जो भी क्लासरूम में टीचर बोलेगा ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, और आप कोई फ्रेंड्स, आप जैसे क्लास मिस कर दिए जाना, आप आपकी दोस्त से लेके नोट्स कॉपी कर लिए, that is a secondary information. Understood friends? Primary information, secondary information. Friends ये भी, ये क्वेश्चन अपने को ये सॉफ्टवेयर चैप्टर में आ गया, पर ये है इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही, राइट? कलेक्टेड फॉर द पर्पस क्या है? दिस इज मोर रिलेवेंट एज इट इज कलेक्टेड फॉर द पर्पस. ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन एक पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं. इट इज अदर देन which is being used, hence this may not be exactly suitable for it suited the purpose. ये इतना exactly suit नहीं करता पर्पस को. प्राइमरी इंफॉर्मेशन जहां से भी आएगी बहुत रिलायबल रहेगी, whereas secondary information will have a low degree of reliability. Then friends, next, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. फ्रेंड्स मेरे को थोड़ा सा अभी जल्दी करना रहेगा क्योंकि अपने को ये सेम वीडियो अपने को बार बार देख के रिवाइज करना है. सो फ्रेंड्स आई विल थोड़ा सा मैं अभी स्पीड कर दूंगा. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर refers to tangible parts of computer. Software refers to instructions or programs given to tell hardware to do the particular task. Example friends, CPUs, CPU-ROM monitor, QuickBooks, Adobe Internet Explorer, ये सब सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं. टाइप्स, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था. इंटरडिपेंडेंसी फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि अपने को नहीं पता कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कब स्टार्ट करेगा, जब सॉफ्टवेयर लोड होगा, राइट? एंड दिस इज अ वाइस वर्सा. देन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आया, the question came for 4 marks, okay, in June 2016. So what they have written: definition, example, types and interdependency. And this is again the ICSI guideline answers. आप मेरे को बोलोगे सर मैं 4 ही पॉइंट लिखूं क्या? मैं बोलूंगा सर अगर आपको 8 पॉइंट आते हैं तो आप प्लीज 8 पॉइंट लिखिए. डोंट ओनली, ज्यादा लिख सकते हैं प्रोवाइडेड यू हैव अगेन टाइम. टाइम के हिसाब से लिखिए फ्रेंड्स. आपके पास टाइम अगर है तो प्लीज राइट all the points or like to the extent of the points which time permits.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग. मल्टी प्रोग्रामिंग रेफर्स टू processing of multiple processes at the same time by multiple CPU. main distinguish is multiple CPU. मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी प्रोग्रामिंग आपको सेम ही लगेगा हमेशा. यहाँ पे मल्टीपल सीपीयू है, यहाँ पे सिंगल सीपीयू यूज होगा. दैट इज द मेन डिफरेंस. It utilizes multiple CPUs, it utilizes single CPU. Permits parallel processing, context switching takes place. यहाँ पे लेस टाइम रहेगा टू प्रोसेस द जॉब्स, यहाँ पे मोर टाइम रहेगा. इट फैसिलिटेट्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रहेगा, यहाँ पे लेस एफिशिएंट रहेगा मल्टी प्रोग्रामिंग में. इट इज मोर एक्सपेंसिव मल्टी प्रोसेसिंग बिकॉज मल्टीपल सीपीयूज विल बी देयर. इट इज लेस एक्सपेंसिव. तो नीड के हिसाब से करना है. एंड देन 4 मार्क्स अच्छे से पढ़ लो, 4 के 4 अपने झोली में. Distinguish between batch processing and time sharing. Distinguish between batch processing and time sharing. So again same thing friends, execution of a series of jobs, batch processing. जैसे आप e-way bills generate करते हैं या there is an option of batch processing, batch bulk e-way bills. This is a silent good example of batch processing. तो या एक साथ बोलते हैं ना पूरे का पूरा रिजल्ट डिक्लेयर करना ICSI का, तो बैच में निकाल देंगे एक साथ. So all input data contrast to program. A program takes a set of interactive programs with a prompt user such as input. Time sharing क्या है friends? Multitasking system. A time sharing multitasking system means multiple users simultaneously using the resources of single processor. Multiple users simultaneously using the resources of single processor. यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? मेथड ऑफ ऑपरेशंस. की पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, मेथड ऑफ ऑपरेशंस. या इन अदर वर्ड्स ये पर पढ़ लेते हैं. टाइम शेयरिंग रेफर्स टू एलोकेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेस इन टाइम स्लॉट्स टू सेवरल प्रोग्राम्स और यूजर्स साइमल्टेनियसली. बिकॉज CPU operates, central processor operates substantially faster than does most preferable equipment. It has sufficient time to solve several discrete problems during the input and output processes. टेक्निक इंक्लूड्स इज अनदर की पॉइंट. सेंट्रल प्रोसेसर्स एक बार फास्ट पढ़ लेना फ्रेंड्स, हो जाएगा. डन. देन फ्रेंड्स प्राइमरी इंफॉर्मेशन सेकेंडरी इंफॉर्मेशन अपन ने पढ़ा, वहां पे बॉक्स फॉर्म में था एंड यहाँ पे नॉर्मल दे दिया इन्होंने. सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगेन पढ़ लिया अपन ने फ्रेंड्स. ये स्पेसिफिकली मैंने वापस ही इसको इंक्लूड करने का रीजन ये था कि सेम क्वेश्चन है, सेम मार्क्स है, ICSI ने कैसे दिया. तो फ्रेंड्स आप टाइम के हिसाब से लिखते जाइएगा. जैसे वापस उन्होंने ऊपर मीनिंग समझा दिया विथ एग्जांपल, मीनिंग एंड एग्जांपल, एंड देन अगेन की डिफरेंसेस दे हैव हाइलाइटेड. इंस्टॉल, इंक्लूड प्रोग्राम्स, इंटरैक्ट मोर देन वन टाइप इंडिपेंडेंटली. हो जाएगा फ्रेंड्स ये भी. सो नेक्स्ट कमिंग डेटाबेस मैनेजमेंट. फ्रेंड्स वन ऑफ द मोस्ट, अगेन ऐसे है ना स्टूडेंट के दिमाग में एक हो गया कि DBMS एक सिस्टम ऑडिट, एक यहाँ पे अपने को टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को समझना पड़ेगा फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स अगेन यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लो कर लूंगा अपनी स्पीड को. हायरार्किकल डेटा DBMS एंड रिलेशनल DBMS. डिस्टिंग्विश बिटवीन हायरार्किकल DBMS एंड रिलेशनल DBMS. ओके फ्रेंड्स स्टार्ट करें. तो दोस्तों ये क्वेश्चन कहां से आया? दिस इज अगेन टाइप्स ऑफ DBMS. कितने टाइप्स है दोस्तों? याद करो. याद आया कुछ? अपन ऐसे लर्न करे थे. हायरार्किकल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस. सो DBMS 4 टाइप्स के फ्रेंड. हायरार्किकल, सिंबल से याद हो जाएगा फ्रेंड्स अपने को. हायरार्किकल, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नेटवर्क DBMS. सो 4 टाइप के DBMS है. तो फर्स्ट वाला अगर वापस अपन अभी फर्स्ट और सेकंड के बीच में. सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप मॉड्यूल पढ़ो, एक चीज अपने को समझना है कि इवन टाइप्स वाले जो क्वेश्चन है उसके ऊपर भी डिस्टिंग्विश क्वेश्चंस बना रही है इंस्टीट्यूट. सो अगर आप मेरा व्यू पॉइंट लोगे तो जो भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप पढ़ोगे नेक्स्ट टाइम से, यू हैव टू रीड इट दैट इसके ऊपर डिस्टिंग्विश टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में.
तो फ्रेंड्स हायरार्किकल डेटाबेस क्या है? हायरार्किकल डेटाबेस फ्रेंड्स इट इज लाइक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. अपने को हायरार्किकल डेटाबेस इससे याद रखना है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. ओके, तो हायरार्किकल डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस इज रिलेशनशिप अमॉन्ग डेटा. हायरार्किकल relationships among data in the database are established in such a way that one data item is present as a subordinate of another. फ्रेंड्स एक सिंपल लाइन में मैं आपको बोल दूंगा कि ये क्या है. इट्स लाइक रिलेशनल डेटा, हायरार्किकल डेटाबेस आई एम टॉकिंग अबाउट. पेरेंट चाइल्ड जैसे दादाजी, देन उनके बेटे, तो बड़े पप्पा, पापा, ओके, एंड देन उनके बेटे. सो समथिंग इट इज लाइक ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप विच विल कम. ठीक है, तो यहां पे कैसा है फ्रेंड्स, एक बाप के 2-3 बेटे हो सकते हैं. अगेन एक बार खाली ये एक लाइन याद रख लीजिए, आपको कभी भी डाउट नहीं आएगा हायरार्किकल डेटाबेस में. एक बाप के बहुत सारे बेटे हो सकते हैं, पर एक बेटे के बहुत सारे बाप नहीं हो सकते. दिस इज व्हाट हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अबाउट. इट इज अबाउट अ पेरेंट चाइल्ड वेयर. चलो नेक्स्ट ये क्लोज कर देते हैं. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट. सो फ्रेंड्स अभी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है फ्रेंड्स? तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट टेबल्स. अगर आप देखोगे इट इज ऑल अबाउट टेबल्स. इट इज सेड टू बी database relationships are treated in the form of table. There are 3 keys: relation, domain, attributes. थोड़ा सा theoretical है, but still I am trying to make it as lively as possible. and मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं खाली आपको ये एक आधा घंटा समझाऊं, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और इतने अच्छे से कि अंदर के की पॉइंट्स भी याद कर लेंगे. बट अभी ये एक रिविजन लेक्चर है फ्रेंड्स, सो प्लीज अंडरस्टैंड आई एम ट्राइंग टू गो एज स्लो एज पॉसिबल. सो आरडीबीएमएस क्या कंटेंट करते हैं फ्रेंड्स? फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट्स एंड इट्स सेट्स कंटेन 1 to many रिलेशनशिप. हाँ, रिलेशनल डेटाबेस में 1 to many इज पॉसिबल. जैसे रिलेशन में ऊपर जो बोला उसका वाइस वर्सा, ऊपर जो नहीं हो सकता यहाँ पे हो सकता है. एग्जाम्पल क्या है? ओरेकल, साइबेस, Microsoft SQL Server, Microsoft Access are the example of relational database DBMS. फ्रेंड्स अब अपन रिलेशनल को इतना अच्छे से मैं ऊपर टाइम देने का कारण ये था कि मेरे को पता था कि इसके ऊपर वापस दे हैव मेड ए क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस. द क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन. तो आप क्या करके आते हो ना फ्रेंड्स, एक ही पॉइंट को घुमा फिरा के पैराग्राफ बना के, अगर नहीं भी आया एग्जाम में, लिख के आ जाओगे. डिस्टिंग्विश यहाँ पे भी एक पॉइंट को, अगर स्लो समझ में आया, फास्ट समझ में आया, एक पॉइंट को ही आप बना के लिख के आ जाओगे. तो कहां से मिलेगा फ्रेंड्स? अब क्वेश्चन किसके ऊपर आया? डिस्टिंग्विश बिटवीन. देखो फ्रेंड्स, पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो. अभी अपन साथ साथ खत्म कर देते हैं इसको. रिलेशनल डेटाबेस, राइट, रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस. तो ये दोनों टाइप के ऊपर एक और क्वेश्चन आ गया. तो एक खाली टाइप्स ऑफ डीबीएमएस में भी ही कैन मेक क्वेश्चंस इज व्हाट वी अंडरस्टूड. मेरा पर्पस जो था ये सब करने का मोस्टली अब सॉल्व होने आ गया. जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आपको बोलते जाऊंगा कि कैसे उसको करना है. इसीलिए बोल रहा था फ्रेंड्स, जब भी आप करो चैप्टर वाइज आके ये वीडियो देखो, दैट इज अप टू यू. और व्हाट यू कैन डू इज साथ में पढ़ो पूरा. आई लीव अप टू यू, बट इंश्योर दैट आप जितना हो सकता है आप करिए फ्रेंड्स, जितना हो सकता है आप करिए. नाउ क्वेश्चन इज रिलेशनल डीबीएमएस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. इट इज बेस्ड ऑन रिलेशनल डेटा मॉडल. It provides support for object classes, class properties, and method inheritance by subclasses and their objects. Data handling. It contains a fundamental construct of sets or records designed to handle data structure. Then complex. Okay. So RDBMS do not have enough efficiency in storing and so and so. ये क्या बोलेगा? Object oriented was developed to overcome the limitations of RDBMS. सो ये वाला जो है अपने को फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये थोड़ा एडवांस्ड है. ये इसके जो भी लिमिटेशंस थे उसको ओवरकम करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस आया.
एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स अभी ऊपर पढ़े थे, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसके एग्जाम्पल क्या है, वर्सेंट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, यस, बिकॉज अपन ये डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस से नहीं मिल रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो दिस यू हैव टू लर्न. यूजर फ्रेंडलीनेस, इट इज easy for users to create, access and extend the data in RDBMS, whereas it is complex in object oriented database. चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्या है फ्रेंड्स, डेटाबेस. फ्रेंड्स जब मैं ये चैप्टर करूंगा ना, मैं डिटेल में ले लूंगा, बट अभी मेरे को फटाफट करना है, बट स्टिल मैं जितना हो सके स्लो कर रहा हूँ. डेटा वेयर हाउस. डेटाबेस क्या है, बेस क्या है फ्रेंड्स, कलेक्शन ऑफ डेटा is nothing but database. Data warehouse is the next level of collection of data plus analysis of historic data. जो भी डेटा है उसका एनालिसिस करना एंड रिट्रीव करके इंफॉर्मेशन देना. सो फ्रेंड्स दिस इज नथिंग बट, याद रख लो, दिस इज द मेन डिफरेंस. आपको बेसिक नहीं पता होगा ना, तो अपन कितना भी कंटेंट पढ़ेंगे, बस आप सिर्फ नाम के वास्ते पढ़ोगे. सो कभी भी बेसिक्स के साथ अपन जाएंगे, अपन 10 मिनट ज़्यादा लगे परवाह नहीं, बट अपन को साथ ही साथ क्लोज करना है फ्रेंड्स. तो अब आ गया मेन डिफरेंसेस बिटवीन डेटाबेस. अगेन सी, दिसंबर 16 में ये क्वेश्चन पूछा, दिसंबर 17 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया. डिफरेंसेस यहाँ पे उन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में दे दिया, यहाँ पे उन्होंने पॉइंट वाइज दिया हुआ है. तो अगर आप मेरे को पूछोगे सर मैं कैसे लिखूं, सर आपकी मर्जी, कंप्लीटली आई लीव अप टू द स्टूडेंट्स कि आपको जैसे लगता है, बट फ्रेंड्स राइट द पॉइंट्स विच मेक सेंस. अभी से अपन को पढ़ना है, लिखना है कि वहां पे जाके अपन अच्छे से लिख सके. तो फ्रेंड्स स्टार्ट कर देते हैं. सो की पॉइंट्स देखते हैं क्या है. कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है डेटाबेस, whereas data warehouse is a storage area, right, which is for processed and integrated data across the different sources, which both operational data and external data. Data warehouse में operational and external data both रहेंगे. Database consists of tables that contains attributes, whereas data warehouse consists of database system optimized for reporting and analysis. वही पॉइंट को घूम फिर के लिखना है, पर आप देखो एक ही पॉइंट को नहीं लिख रहे वो लोग बार बार. इट इज लाइक राइटिंग द 4 की पॉइंट्स देन रेफर्स टू. तो अपने को ये 4 की पॉइंट लिखना है फ्रेंड्स. कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, स्टोरेज एरिया, कंसिस्ट ऑफ, रेफर्स टू एंड एम्फसाइजेस. तो मार्क्स अपने को आ जाएंगे. डेटा वेयरहाउस जनरली रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट डेटाबेसेस अक्रॉस द एंटायर एंटरप्राइज. वंस द डेटा एंटर्ड इन द डेटा वेयरहाउस, इट कैन बी देन लोडेड, refreshed, accessed for queries. Data warehousing emphasizes the capture of data from diverse sources of for useful analysis and access. That is nothing but data warehousing. Okay friends, the next question for us is analytic database and operational database. The next question is friends, analytic database, ऑपरेशनल डेटाबेस. तो एक बार याद करो ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है. एनालिटिक डेटाबेस, ऑपरेशनल डेटाबेस, कुछ याद आ रहा है क्या फ्रेंड्स कम ऑन, याद करो. एनालिटिक डेटाबेस, ऑपरेशनल डेटाबेस, ये भी वापस नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कमिंग इज फ्रॉम, यस फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ डेटाबेस. फ्रेंड्स जब मैं बोलता हूँ ना फ्रेंड्स सोचो, याद करो, तो डोंट बी ब्लैंक कि सर अर्पण सर तो कैसे भी बोलेंगे. नहीं सर, अपने को दिमाग लगाना है. मैं एग्जाम में नहीं आऊंगा आपको बोलने के लिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनालिटिक डेटाबेस एंड ऑपरेशनल डेटाबेस इज कमिंग फ्रॉम द क्वेश्चन टाइप्स ऑफ डेटाबेस. सो एनालिटिक डेटाबेस क्या है, इट सपोर्ट्स एनालिटिकल थिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल. Operational, it supports online transactional processing. Done. Primarily analytic वाला static होता है and this is dynamic. These are designed specifically. Analytical database क्या के लिए अपन डिजाइन कर रहे हैं, specifically for business analytics, big data and business intelligence solutions. अपने को पूरा वो बोलता है ना big data analytics वगैरह, ये सब कहाँ से आ रहा है फ्रेंड्स, एनालिटिक डेटाबेस से आ रहा है. Whereas ऑपरेशनल डेटाबेस क्या है, डे टू डे ऑपरेशंस. नाम के हिसाब से भी आप पॉइंट्स मेक कर सकते हो, बट आप यही सेम चीज आप 3 से बार पढ़ लो, आप चांसेस है कि आप पूरा रिलेवेंट लिख के आएंगे. एंड फ्रेंड्स लिख के आएंगे, मेरी बात
सुनो कि आप 3 से 4 बार रिवीजन करो, आप लिख के आएंगे वैलिड पॉइंट्स. एंड एनालिटिकल डेटाबेस स्टोर्स बिजनेस प्रोजेक्टेड डेटा यूज्ड इन बिजनेस एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग. दिस माइट कंटेन फैक्ट्स एंड डायमेंशन, डेटा डिस्क्रिप्शन एंड ट्रांजैक्शंस. तो फ्रेंड्स ये भी हो गया. देन नेक्स्ट कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. यस फ्रेंड्स, डीबीएमएस के भी डिस्टिंग्विशेस खत्म हो गए एंड वी कैन मेक आउट दैट बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं डीबीएमएस में डिस्टिंग्विश टाइप के. तो चार्ट्स अपने को काम आ जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अपने को पहले पता होना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है. क्योंकि अगर क्वेश्चन उन्होंने पूछा प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, आपने एग्जाम में एग्जाम लिख के आ गए, आंसर लिख के आ गए प्राइमरी इंफॉर्मेशन एंड सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, फ्रेंड्स 4 मार्क तो गए ही है. साथ में वो 5 से 10 मिनट का जो आप आंसर लिखे वो टाइम भी लेके गए. सो आप एक गलत आंसर लिख के आ रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि आपके सिर्फ 4 मार्क जा रहे हैं. अगर मेरे को पूछोगे तो वो 4 मार्क लिखे भी तो हो आप उतने टाइम में, अगर वो नहीं लिखते तो आप कोई दूसरा वैलिड आंसर जो आपको आ रहा था वो अच्छे से लिखते, मार्क्स आने के चांसेस और ज़्यादा रहते. तो क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, जितना हो सके उतना अच्छे से लिखिए. लाइक कम बैक, डेटा मॉडल एंड डेटा स्ट्रक्चर. डेटा मॉडल एंड डेटा स्ट्रक्चर. डेटा मॉडल क्या है फ्रेंड्स एंड डेटा स्ट्रक्चर क्या है. अगर आप मेरे को पूछोगे इसकी सर ये तो थियोरेटिकल तो ठीक है, पहले आप मेरे को थोड़ा सा, मेरे को पता है आपको पता है कॉन्सेप्ट, बट एक बार का कि सर डेटा मॉडल होता क्या है. यस फ्रेंड्स, डेटा मॉडल होता क्या है. तो डेटा मॉडल फ्रेंड्स इट्स नथिंग बट ए ब्लूप्रिंट. अगर आप मेरे को पूछोगे मैं इसको बोलूंगा डेटा मॉडल को ब्लूप्रिंट. फ्रेंड्स आपको याद होगा जब आपका घर बन रहा था या फिर आपने कभी एक अपार्टमेंट बनते हुए देखा था, तो व्हाट द सिविल इंजीनियर यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू गिव यू ए ब्लूप्रिंट कि कैसे करना है, कैसे घर बनेगा, कैसे कहाँ पे क्या आएगा. एंड देन अगर एक अपार्टमेंट बन रहा था तो उन्होंने एक फ्लैट को बना के बताया कि ऐसे बनेगा. सो जो बोलते हैं ना मॉडल इज नथिंग बट डेटा का जो डेटाबेस का बनने वाला है तो कैसा रहना चाहिए क्या है, इट्स नथिंग बट डेटा मॉडल. एंड डेटा स्ट्रक्चर उसका एडवांस लेवल, उसके बाद जो होता है वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, कैसे करेंगे क्या करेंगे, वो डेटा स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स. सो ये एक हो गया. जैसे अगर एग्जाम आ रही है, एग्जाम जब भी आ रही है फ्रेंड्स अपनी, कितने डेज बचे, उसके बेसिस पे प्रिपरेशन कैसे करना है क्या करेंगे, वो डेटा मॉडल हो गया. कि जब आप मास्टर प्लान बना रहे हो आपका प्रिपरेशन का ऑन द वेरी फर्स्ट डे, दैट इज डेटा मॉडल. एंड देन स्ट्रक्चरिंग इज लाइक डे टू डे बेसिस पे ट्रैक करना एंड कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, बरोबर स्ट्रक्चर्ड वे में आप पढ़ रहे हो क्या, जैसे प्लान करे थे, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर. ये अगेन फॉर आवर इजी अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो डेटा मॉडल यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स. The purpose of data model is to present the data and to make the data understandable. It also documents the way data is stored, retrieved. Data models facilitate communication between the businesses and technical developments by accurately presenting the requirements of information system and by designing the responses needed to those requirements. I tried कि ये ब्लूप्रिंट के एग्जांपल में या फिर अपना एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से समझा दिया. आप 1 से 2 बार और पढ़ लेना. अब डेटा स्ट्रक्चर क्या है फ्रेंड्स, वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, रेंडरिंग द डेटा एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ सम रिलेशनशिप फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टोरेज. डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड ए मीन्स to manage large amount of data efficiently such as large databases, internet indexing services. Usually efficient data structures are key to design efficient algorithms. तो ये हो गया डेटा स्ट्रक्चर. तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट चैप्टर इज डेटा बेस कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 6 प्रोग्रामिंग एंड ओवरव्यू. सो नेक्स्ट चैप्टर फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग एंड ओवरव्यू. अभी मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, आप एक बार ये सेम थिंग को आप एक बार पढ़ो. मशीन लैंग्वेज, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मशीन लैंग्वेज एंड ए हाई लेवल लैंग्वेज. यस फ्रेंड्स एक बार आप खुद से पढ़िए, एक बार बहुत इजी है ये क्वेश्चन, दैट्स द रीजन आई एम गिविंग यू. एक बार खुद से पढ़िए फास्ट.
यस सर, स्टार्ट करें, पढ़ाऊँ मैं? सर सीधा सीधा बात है, मशीन लैंग्वेज यानी कंप्यूटर की भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज यानी अपनी भाषा इंग्लिश, जो कंप्यूटर को भी समझ में आती है बेस्ड ऑन कंपाइलर्स दे यूज। सो इतना इजीली हो गया। आप पहले समझ जाओ, मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कंप्यूटर की भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज यानी अपनी भाषा। In case of machine language, all instructions use binary notation, that is 0 and 1. अच्छा यहाँ दे दिया 0 and 1. मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज और मशीन कोड। मशीन लैंग्वेज को अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मशीन कोड। याद रख लेना, इस एग्जाम में याद आ जाएंगे, आप डिफरेंट करो याद आ जाएंगे। सो मशीन लेवल लैंग्वेज को अपन क्या बोलते हैं? मशीन कोड is the only language that is directly understandable by the computer. It does not need to be translated. It is a low level language and more involvement with the actual register and interrupt interface to the hardware. तो फ्रेंड्स ये एक भाषा है जो कंप्यूटर को बहुत जल्दी समझ में आती है, क्योंकि ये उसकी खुद की भाषा है। ये 0 and 1 में रहेगी, इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, एंड इसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। अब क्या है हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज फ्रेंड्स इंग्लिश में रहेगा, सिंबल्स यूज करेंगे, मैथमेटिकल सिंबल्स रहेंगे, ये सब भी समझ में आता है उनको। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस एंड इट प्रोवाइड्स इंटरफेस ट्रांसपेरेंटली। एग्जाम्पल्स क्या है? C++, फोर्ट्रान, जावा, पाइथन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के। तो फ्रेंड्स अपने को याद रखने का इसमें ये पॉइंट्स रहेंगे क्या? अगर हाई लेवल लैंग्वेज अपन पढ़ तो लेंगे फ्रेंड्स, बट यहाँ पे अपना रह जाएगा। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज द C++। एग्जाम्पल्स आपको याद रखना रहेगा। C++ हाई लेवल लैंग्वेज में था बेटा, याद कर लो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, और अगर आ गया तो 4 के 4 नंबर अपन ला भी सकते हैं। Then coming to what is procedural programming and what is event driven programming. What is procedural programming? What are event driven programming? तो procedural programming क्या है दोस्तों? Procedural program is a series of steps, each of which performs a calculation, retrieves input, produces output. Concepts like assignments, loops, sequences are building blocks of प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। मेजर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है? कोबॉल, फोर्ट्रान, सी, बेसिक, पैस्कल। दोस्तों याद रख लो। इवेंट ड्रिवन ये क्या है फ्रेंड्स? इवेंट ड्रिवन जब आप बोलोगे ना, तभी ये इवेंट ट्रिगर होगा। इवेंट ड्रिवन का खासियत यही है कि जब आप एक उसको दोगे देन कि हाँ ये इवेंट आ गया, देन इट विल गिव। जैसे अलार्म क्लॉक का, जैसे अगर आप 4 लगा लिए, इवेंट ड्रिवन हो गया, इवेंट बच जाएगा। is a continuous loop that responds to events that are generated in unpredictable manner. These events originate from user actions and the sensors or robots. Major event driven programming languages includes Visual Basic and Java. Then friends, next chapter में चलते हैं, chapter number 7, इंटरनेट एंड अदर टेक्नोलॉजीज। दोस्तों बहुत इजी चैप्टर है इंटरनेट, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। सिर्फ इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक आप बोलो या सबसे बड़ा ये है कि ये इतना स्कोरिंग चैप्टर है कि अपन एग्जाम में फर्स्ट इसको लेके बैठते हैं। आप एग्जाम लिख के आओगे, आप इंटरनेट को लेके बैठोगे, आपका आधा टाइम खत्म हो जाएगा पर ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। तब इसका यही एक वो बोलते हैं ना, इट्सा का ये है कि आप आधा सिलेबस भी एग्जाम के पहले कवर नहीं करके जाएंगे, एंड तभी अपने मास्टर चार्ट्स बहुत काम आने वाले हैं। दोस्तों अपने को अच्छे से समझना है, पढ़ना है। आपकी पढ़ाई एग्जाम के दिन नहीं हो रही है, आप क्या करोगे? मास्टर चार्ट्स ले लो। जैसे आप एग्जाम लिख के आए, आपका एग्जाम रहेगा नेक्स्ट इट्सा, तो आप क्या करोगे? जैसे दोपहर में कम पढ़ाई हो रही है, आप सिर्फ मास्टर चार्ट्स ले लो, मेरे रिवीजन लेक्चर्स लगाओ, फास्ट रिवाइज करते जाओ। 10 मिनट में एक चैप्टर खत्म हो रहा है दोस्तों, और क्या चाहिए? 20 मिनट में खत्म हो रहा है बढ़िया चैप्टर भी। इससे ज़्यादा अपने को क्या करना है? तो आप वो आधा घंटे में 2 चैप्टर्स आपके रिवाइज भी हो जाएंगे, तो
अपने को एग्जाम के जब बहुत बेनिफिट मिलेगा. दैट इज द ओनली इंटेंशन कि मेरे को इतना एफर्ट लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये लास्ट अटेम्प्ट है अपना. फ्रेंड्स स्टार्ट करें. चलो, इंटरनेट वन ऑफ द वेरी स्कोरिंग चैप्टर, स्कोरिंग एरिया. अच्छे से पढ़ना. अगेन टेक्निकल कंटेंट बहुत रहेगा बट स्टिल वी कैन मैनेज. तो फ्रेंड्स ई कॉमर्स, एम कॉमर्स. तो मैं ई कॉमर्स को ले लूँ तो समथिंग विच इज ऑन द डेस्कटॉप एंड विच इज लाइक डेस्कटॉप वगैरह पे जो भी रहेगा वो ई कॉमर्स हो गया. एंड वायरलेस जो भी रहेगा, आई कैन टेल, फोन हो गया, जो भी वायरलेस रहेगा उसको अपन एम कॉमर्स बोलते हैं. तो मेजरली वायरलेस का देखो आप ये लिखना रहेगा आपको एग्जाम में, एम कॉमर्स में वायरलेस हैंडल डिवाइसेस. ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज ए टर्म यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस कमर्शियल ट्रांजैक्शंस दैट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस इंटरनेट. एलिमेंट्स क्या है दोस्तों? फर्स्ट वन इज टर्म फॉर, नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्स, देन इट इज एक्सिक्यूटेड थ्रू एंड एक्सेस. ये कीवर्ड्स याद रख लो फ्रेंड्स. अपने को ई कॉमर्स, एम कॉमर्स बहुत अच्छे से पता है पर ये कीवर्ड्स एग्जाम में लिख के आना है. अगर आप पूछोगे सर इतना सारा सब पॉइंट लिखना ही है, नहीं फ्रेंड्स. आपके टाइम के हिसाब से अगर यही क्वेश्चन 8 मार्क का आया तो आप जितना हो सके उतना लिखिए. 4 मार्क के लिए आया तो इसको कट शॉर्ट कर लो. आपको जितने एग्जाम में आ रहा है बट आप पूरे अभी से पढ़ के जाओ, अभी से चॉइस में मत छोड़ के जाओ. आप एग्जाम में आपको 10 में से 6 ही याद आएंगे क्योंकि वो एक एग्जाम का प्रेशर भी रहेगा अपने ऊपर और टाइम भी कम रहेगा. तो जब अपने को जब चॉइस में देखना है कि छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, बट अभी तो मत छोड़ो, अभी आप सब पढ़ो फ्रेंड्स. तो एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स क्या है फ्रेंड्स? यूजर फ्रेंडली है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, इजी टू प्रोसेस एंड चेकआउट है फ्रेंड्स, कस्टमर सपोर्ट है, कॉल्स फॉर एक्शन है, यूजेबिलिटी है, प्रायोरिटाइज्ड एक्सेस ऑफ कस्टमर्स है. एलिमेंट्स ऑफ एम कॉमर्स क्या है? इज एक्सेस थ्रू, इट इज इजीली एक्सेस थ्रू मोबाइल्स, ऑफलाइन एक्सेस भी मिलेगा, यूजर इंटरफेसेस है, इजी एक्सेस टू ऑल सर्विसेज है, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज है, सिक्योर ट्रांजैक्शंस, other value added services and ease usability. Then for e-commerce it is generally executed through PC, laptops, desktops, whereas m-commerce it is executed through mobile and handheld devices friends. Access, convenience, payment gateway. Access is through browser or broadband, whereas यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? थ्रू ब्राउजर्स बट मोर कन्वीनियंटली एग्जीक्यूटेड थ्रू मोबाइल एप्स. आ गया फ्रेंड्स अपना मोबाइल ऐप. रिलेटिवली लेस कन्वीनियंस है ये ई कॉमर्स एंड इट इज मोर कन्वीनियंट बिकॉज अब हर कुछ ऐप से ही बुक करते हैं अपन. फ्लिपकार्ट ले लो, अमेजोन ले लो, फर्स्ट क्राई ले लो, सब कुछ. अब बाहर जाने का काम बहुत कम हो गया. जनरली पेमेंट गेटवे इज क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स. यहाँ पे आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस ले लो, मोबाइल बैंकिंग ले लो, सब कुछ अवेलेबल है. ये लेस कॉस्टली है फ्रेंड्स. ये थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट और ये सब लगेगा, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक दैट विल हैव इवन ए मोर बेनिफिट्स देन इट्स कॉस्ट. एंड टाइप्स, नेक्स्ट कीवर्ड वुड बी टाइप्स, वेयर B2B, B2C, C2C एंड C2B अपन लिखते हैं. एंड यहाँ पे एम कॉमर्स आर जनरली सपोर्ट B2C ट्रांजेक्शंस एंड नॉट मच कंपेटेबल विद B2B. है फ्रेंड्स B2B भी, बट वो बोलते हैं ना B2C ज्यादा है. एम कॉमर्स में भी एग्जीक्यूटेड एंड अवेल्ड विद द फॉलोइंग सर्विसेज. मोबाइल ऐप से हो जाएगा, मोबाइल टिकटिंग मॉड्यूल है, मोबाइल बैंकिंग है, मोबाइल वैलेट है, एम पैसा एंड ए लाइक. राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, UDP and HTTP protocol. Yes friends, UDP and HTTP protocol. So friends, again before I start, UDP एक बार आप फुल फॉर्म देख लो फ्रेंड्स. क्या है UDP का फुल फॉर्म? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल. ओके फ्रेंड्स, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. ओके चलो, तो ये क्या है फ्रेंड्स? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज ए सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल. ये थोड़ा सा मेरे को ऐसे लग रहा है कि थोड़े स्टूडेंट्स को, बट आई नो बाकी जो स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं अपन सोचेंगे कि आपका ये रिवाइज हो जाएगा. तो ये सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल है फ्रेंड्स दैट इन्वॉल्व मिनिमम अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म.
यूडीपी आप टीसीपी पढ़ेंगे, अच्छा यहाँ पे भी है फ्रेंड्स एक टीसीपी का। सो ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, एक इंफॉर्मेशन को पास एक जगह से दूसरी जगह पैकेट्स के फॉर्म में जब पास होता है, दिस यूडीपी इज यूज्ड देयर, टीसीपी इज यूज्ड देयर। ओके, सो ये एक सिंपल यूडीपी जो है फ्रेंड्स, दिस आर सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल दैट इन्वॉल्व मिनिमम अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल है, यहाँ पे द अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी द वेरी सिंपलेस्ट वन। आप बोलोगे कि ये क्या है फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन लेस है, यहाँ पे कनेक्शन लेस है, यहाँ पे कनेक्शन नहीं रहेगा, एंड देन इट इज लेस रिलायबल। अब टीसीपी जो कम्युनिकेट करेगा, ये कम्युनिकेट करेगा फ्रेंड्स, टीसीपी विल हैव ए कनेक्शन सोर्स, यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं रहेगा। ये टीसीपी से अगर आप यूडीपी देखोगे ना, तो ये लेस रिलायबल है, फास्ट कम्युनिकेट होगा बट रिलायबल कम रहेगा, लेस ओवरहेड, खर्चा भी कम आएगा। ये सब एक अपना यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का है, राइट। सो लेट्स बिगिन। इज ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट, ओके, part of internet protocol suite referred as UDP or IP suite. UDP is an alternative communications protocol to transmission control protocol TCP, used primarily for establishing low latency and loss tolerating connections between the applications on the internet, right? A datagram is almost same as packets, जो अपन डिस्कस कर रहे थे, it is almost as good as packets except that sometimes a packet will contain more than one datagram. This protocol is used together with IP when small amount of information are involved. It is simpler than TCP and lacks the flow control and error recovery functions of TCP. Thus it uses fewer system resources. इसके बेनिफिट्स भी है, इसके थोड़े डिसएडवांटेजेस भी है जो अपन डिस्कस किए। HTTP अपन सबको पता है, ये वेब पेजेस है फ्रेंड्स, आर कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू, ये अपने को पता है बिकॉज अपन डेली लाइफ में 100 बार अपन HTTP के पेजेस ओपन करते हैं, मगर कीवर्ड्स तो लिखना पड़ेगा, अपने को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। वेब पेजेस है, HTTP क्या है, वेब पेजेस है दैट आर कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू ए स्टैंडर्ड मेथड कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल for distributed collaborative hypermedia information system that allows users to communicate data on the World Wide Web, WWW. When HTML page is transmitted over the web in a standard way and format known as hypertext transfer protocol, HTTP. This protocol uses TCP or IP to manage the web transmission. Done? Yes friends, पढ़ लेना एक बार वापस। चलते हैं अपन नेक्स्ट पे, आप थोड़ा सा वापस रिवाइंड कर लेना, मैं डाल दूंगा, तो वापस आप एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस एक बार पढ़ लेना फ्रेंड्स। नेक्स्ट चैप्टर, यस चलो, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सर थोड़ा सा आप हमें ब्रीफ करा दो, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, ऐसे लग रहा है मुझे। सो फ्रेंड्स, MIS क्या है? सपोज देर इज अ चिंटी, ठीक है, शी वर्क्स इन ए बिग कॉर्पोरेट, देर इज वन चिंटा, he works in a firm, or we can say that he works in the branch office, and there is one boss who is the owner under whom they work. So what happens is, he is like lower level branch, he works in a corporate middle level who has given decision taking authority. इसको चिंटी को डिसीजन लेने की एक अथॉरिटी दी हुई है, और अपने चिंटू को, फ्रेंड्स अपने चिंटू को सिर्फ इतना बोला हुआ है, बेटा तेरे को जितना बोला गया है उतना ही काम करना है तेरे को। चिंटी को अपना डिसीजन लेने की अथॉरिटी दी हुई है, चिंटू को बोला है कि जितना लिया उतना ही करना,
और ओनर बोला हुआ है कि मेरे को जब चाहे, मेरे को जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए वैसी इंफॉर्मेशन मेरे को होना तो होना। राइट फ्रेंड्स, तो ये बेसिस पे अपन MIS चैप्टर को पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। चिंटी चिंटू, अपन इसका नाम चिंटा लगा देते हैं। सो चिंटी चिंटू, इन दोनों का चिंटा। राइट फ्रेंड्स, थोड़ा सा बस आप लोग को कनेक्ट करने के लिए और याद रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप DBMS चैप्टर आ गया, प्रोग्रामिंग आ गया, उसके साथ वापस इंटरनेट और वो भी TCP IP। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं आप लोग इससे ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ द ओनली रीज़न स्पॉन्टेनियसली मैंने चिंटू चिंटी चिंटा को खड़ा कर दिया आप लोग के मनोरंजन के लिए, क्योंकि पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, बाकी सब चलेगा। राइट, तो फ्रेंड्स अब ये हो गया, क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा बड़ा कर दूं ये, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस एंड अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस के डिस्टिंग्विश क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या रहेगा, अब थोड़ा सा अभी बता देता हूँ। जो चिंटा है ये टॉप लेवल है, सबसे टॉप, जिसको डिसीजन लेने की अथॉरिटी है कि मेरे को तू रिपोर्ट्स देती रहना, मेरे को जैसे इंफॉर्मेशन चाहिए वैसी इंफॉर्मेशन दे देना। ये हो गया अपना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का चिंटी, एंड चिंटू हो गया लोअर लेवल। तो ये हो गया अपना ऑपरेशनल लेवल। डन, ये हो गया स्ट्रैटेजिक लेवल। तो फ्रेंड्स मेरे को इतना बोलो आप कि मेरे को ये बताओ कि फ्रेंड्स जब कभी भी छोटे से, जैसे अगर आप ट्रांजैक्शन की एंट्री मारोगे, जैसे टैली में एंट्री मार रहा है अपना चिंटू, टैली में एंट्री मार रहा है चिंटू, तो ये किसका काम है, एंट्री लेवल का काम किसका है। आप कभी भी देखोगे कि रतन टाटा आपको एंट्री, बिजनेस के एंट्रीज मारते हुए नजर आएगा, नहीं, ये काम अपना सिर्फ चिंटू कर सकता है, चिंटू। मगर जो रिपोर्ट्स है, जो ट्रायल बैलेंस निकल के आ रही है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे हैं, जो सेक्टरल ऑडिट के जो रिपोर्ट्स जो सेक्टरल ऑडिटर ने दिया हुआ है, ये सब कंपाइल करके मेजर ऑब्जर्वेशंस जो है, अपना मेजर ऑब्जर्वेशंस जो है वो चिंटी क्या की चिंटा के पास लेके जाएगी, चिंटी क्या की चिंटा के पास लेके जाएगी, एंड देन चिंटा के पास, चिंटी क्या की चिंटा के पास लेके जाएगी फ्रेंड्स। तो मिडिल लेवल ये क्या करेगी, MIS की तरह एक पूरे जो बोलते हैं ना मेजर ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है वो लेके जाएगी। ये किसका काम है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। व्हाट दे विल डू इज दे विल ट्राई टू गैदर द इंफॉर्मेशन सो दैट डिसीजन मेकिंग कैन टेक प्लेस। यहाँ पे वो लोग क्या, अगर सेक्टरल ऑडिटर ने 10 पॉइंट दिया है तो उसमें से 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो एकदम सबसे ज्यादा वैलिड है, वो लोग के पास डिसीजन है लेने की कि हाँ यही मेरे को जो चाहिए वो मेरे को टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाना है। तो ऑन दिस एस्पेक्ट चलो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस, दिस कैन बी प्रोग्राम्ड एंड वेल डिफाइंड। ओके बच्चों, स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस क्या है एंड अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन क्या है, पहले समझ लेते हैं इसको ही, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं फ्रेंड्स, अपना आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड डिसीजन यानी क्या, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन यानी क्या, ये एक बार आप समझ लो, हो जाएगा। तो जो भी टॉप लेवल मैनेजर्स को चाहिए रहेगा वो अनस्ट्रक्चर्ड, बिकॉज कभी भी उनको नहीं पता, चिंटू को पता है कि उसका काम सिर्फ टैली में एंट्री मारना है, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट, उसको कुछ भी दो आप वही मारेगा। बट टॉप लेवल मैनेजर जो है एकदम, जो अपना चिंटा है, चिंटा को ये नहीं पता कि वो आज ऑफिस में जाएगा तो वो क्या पूछेगा, उसका क्लाइंट के कॉल के हिसाब से, उसके पास जो बिजनेस हुआ आज के हिसाब से, बेस्ड ऑन दैट ही विल आस्क द रिपोर्ट्स, जो चिंटी को बना के देना ही है चिंटा को। तो यहाँ पे जो भी डिसीजंस होंगे जो अपने टॉप लेवल चिंटा के पास, वो अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस है, whereas जो भी लोअर लेवल पे रहेगा दे आर स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस, बिकॉज एंट्री इज फिक्स्ड, कोई भी रहो। यस फ्रेंड्स, तो कीवर्ड्स क्या क्या देखो, प्रोग्राम्ड एंड वेल डिफाइंड है, रिपीटेटिव, यहाँ पे तो रिपीटेटिव रहेंगे, यहाँ पे ओकेशनल एंड यूनिक रहेंगे, राइट। डेफिनाइट प्रोसीजर रहेगा, यहाँ पे कोई प्री फिक्स्ड प्रोसीजर नहीं रहेगा, उसकी ऑफिस से उसको जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट चाहिए वो उसको होना। कॉस्ट यहाँ पे
the cost of taking such decisions is not as high as that of unstructured ones. यहाँ पे cost ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे cost कम रहेगा. Structured decisions can be delegated. Structured के जो भी decisions है मैं बोल सकता हूँ अरे तू ये करके दे दे बाप टैली में एंट्री, but whereas this cannot be delegated. चिंटा को ही डिफाइन करना है इसको क्या डिसीजन लेना है. These are generally handled at operational level. These are handled at strategic level. चिंटा and operational level चिंटू, right? अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन अप्रोच वाला, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच. एंड फ्रेंड्स डिस्टिंग्विश में भी आया एंड जनरली ऑल्सो एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह भी ये पूछ सकता है, डिस्टिंग्विश वाले में नहीं जाके नॉर्मल भी. सो इफ यू आस्क मी, यस सर, रिलेवेंट. The development of MIS under the approach begins by defining the objectives of the organization and constraints under which it operates. Top down approach यानी चिंटा बोलेगा नीचे लेवल तक की अपने को क्या इंप्लाई करना है. टॉप डाउन अप्रोच कैसा हो गया कि अंबानी बोल रहा है कि अपने को कैसे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है. बॉटम अप अप्रोच यहाँ पे सपोज टॉप डाउन अप्रोच में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बॉटम अप अप्रोच में टाटा ले लो. अगर आप रिलायंस अंबानी बोला कि ऐसे ही करना है अपने को, तो इंस्ट्रक्शंस आर कमिंग फ्रॉम द टॉप, लाइक जो एकदम सबसे बड़ा हायरार्की में है वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है उसके लोअर लेवल को, एंड लोअर लेवल जो चिंटी है, चिंटी वापस चिंटू को इंस्ट्रक्ट कर रही है. चिंटा ने चिंटी को किया, चिंटी ने चिंटू को कर रही है. वेराज बॉटम अप में क्या बोल रहा है, चिंटू बोल रहा है कि ये क्या क्या कंस्टेंट्स है या फिर अपन अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं चिंटी को, एंड चिंटी वापस जाके चिंटा को बोल रही है कि सर अपन ऐसे करेंगे तो अपना बिजनेस और अच्छे से ग्रो होगा, अपन और ये भी करेंगे तो अपन और आगे बढ़ सकते हैं. सो दिस इज नथिंग बट ए बॉटम अप अप्रोच. अगर अपने प्रिंसिपल जहां पे आप अपना इंटर्नशिप किए होगे, अगर वो आपको पूछता है कि अपने को ये काम कैसे करें तो अच्छा रहेगा, दैट इज नथिंग बट ए बॉटम अप अप्रोच. बट इफ इट डेलीगेट्स कि भाई मेरे को ये काम करके दो, तो दैट इज ए टॉप डाउन अप्रोच. फ्रेंड्स डन हो गया ये. टैक्टिकल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट आप समझ जाओगे तो MIS सबसे इजी चैप्टर है. मेरे को अगर आप पूछोगे ना तो आप मेरा एक बार वो MIS का रिवीजन वीडियो देखना, दैट वुड बी इजीएस्ट वन यू विल हैव. टैक्टिकल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट. टैक्टिकल मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, मिडिल लेवल है, ये लोअर लेवल है ऑपरेशनल लेवल. डायरेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज ये भी हो गया अपना. डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्ड होता है या सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है. एग्जाम्पल दिल्ली NCR स्टोर, बिग बाजार स्टोर. डन. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. फ्रेंड्स सेम सेम सेम, चिंटू चिंटा कहेंगे अपना, राइट. तो यहाँ पे जो ये टैली में जो एंट्रीज पास कर रहा है ना फ्रेंड्स, ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है. एंड ये जो MIS रिपोर्ट्स बना के या फिर जो बोल रही है ना, जो मेरे को चार जो मेजर पॉइंट्स है बस मेरे को वो ला के दे दे, दैट इज नथिंग बट एन MIS. समझ गए फ्रेंड्स. चलो वापस नीचे. So friends, transaction processing system are designed process routine transaction जो टैली में बंदा अपना चिंटू डेली कर रहा है. Transaction processing systems are an important example of operation support system. They process transactions in two basic ways. ये transactions कैसे two basic ways में कर रहे हैं. One, batch processing transactions. Second, accumulated over a period of time and processed periodically. एक तो बैच प्रोसेसिंग पूरा एक साथ मार देंगे, या फिर थोड़ी देर रुक के, या फिर जैसे जैसे समझ में आया वो वैसे मारते रहेंगे. दैट वुड बी द सेकेंड थिंग. ये रियल टाइम में चलेगा, प्रोसेस्ड इमीडिएटली. रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होता है, जहां पे जैसे ही हुआ, जैसे UPI ट्रांजेक्शंस वुड बी ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रियल टाइम प्रोसेसिंग. कि आपने पैसा डाला, डेबिट आपके अकाउंट से हुआ, इमीडिएटली आपके सामने वाले को पैसा मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ सेल्स, आप कार्ड स्वाइप किए, जब का जब इमीडिएटली मिल जाएगा. UPI ऑल्सो यू कैन राइट. और बैंक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच कैप्चर इन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी एंड रिकंसिलेशन इज ए शेड्यूल्ड एक्टिविटी. डन 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 डन. फ्रेंड्स MIS क्या है फ्रेंड्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू स्टडी द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ organizations management at every level in making operational, tactical and strategic decisions. Decisions लेने के लिए ये हेल्प करेगा.
its objective is to design, implement procedures, processes and routines that provide suitably detailed reports in accurate, consistent and timely manner. MIS is mainly concerned with the internal sources of information. तो फ्रेंड्स ऊपरा ऊपरी अगर आप मेरे को पूछोगे तो MIS का काम क्या है? समराइज्ड पीरियोडिकल रिपोर्ट देना. यस फ्रेंड्स, सो बेस्ड ऑन दिस अपना एक मेजर डिस्टिंग्विश टाइप के क्वेश्चंस खत्म हो गए फ्रेंड्स. तो MIS हो गया. एंड फ्रेंड्स 9, 10, 11 चैप्टर से डिस्टिंग्विश क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो ये पूरा फ्रेंड्स अभी देखो, जब इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो आप ऐसा मत सोचो कि हो गया. अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइप अपने को क्या करना है, एक बार ऑल द बेस्ट, ओल्ड सिलेबस, गिव योर बेस्ट, डन. रिवीजन लेक्चर्स लेंगे, मास्टर चार्ट्स, टेस्ट सीरीज, ये सब रहेगा. यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ये सब तो ठीक है. बुक भी आपको हमको टेक्स्ट करना पड़ेगा, जिसको भी बुक चाहिए. फ्रेंड्स फर्स्ट थिंग, सारे डिस्टिंग्विश क्वेश्चंस अपने को बार बार पढ़ना है, क्योंकि मैंने रिवाइज तो करा दिया ये लेक्चर अपलोड करके. आपको ये बार बार पढ़ना है. जिसको फिजिकल कॉपी की आदत है तो आप फिजिकल प्रिंट लेके पढ़िए, जिसको सॉफ्ट कॉपी में हो रहा है तो आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़िए, बट प्लीज रिपीटेडली पढ़िए. एक बार सुन लिया, हो गया, अब क्या है, समझ में आ गया, नहीं फ्रेंड्स, फिर बनाने का मकसद ही नहीं है. क्योंकि आप जब नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में टाइम नहीं दे पा रहे हो बेस्ट अपना, जब आप ये लेक्चर्स सुनने का ही अपना इंटेंशन है. सेकेंड, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो भी है, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ये भी अपने को डिस्टिंग्विश टाइप्स के करके दे रहे हैं. थर्ड, अप्रोच you will maintain to write the question. Selection of question is also important. आप क्या करते हो दोस्तों, आप एग्जाम में लिख के तो आ जाते हो, आप पेपर तो मंगाओ कि अपने को पता चले कि अपने को कितने मार्क्स आ रहे हैं. That would be the one of the another challenge. So जो भी फ्रेंड्स आप देख लिए हैं, आपका पेपर जैसा है, आप एक बार हो सके तो मुझे भी भिजा दीजिए, मैं भी एक बार वापस चेक कर लूँगा. बट फ्रेंड्स डू अंडरस्टैंड, दिस इज द वेरी लास्ट अटेम्प्ट वी हैव. आई एम डूइंग माई बेस्ट, यू डू योर बेस्ट, एंड अपन मिलके इस बार इट्सा को क्लियर कर लेंगे फ्रेंड्स. तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, बी इन टच. कुछ भी चाहिए, जैसे जो भी है आप मेरे को बताते रहना. अपन साथ में मिलके इस बार अपना टारगेट सिर्फ इस में एग्जामिनेशन के ऊपर के मार्क्स लाना ही है. सो फ्रेंड्स, अलविदा, बाय बाय, गुड बाय.